गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विदर्भास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया है जीवन की मौलिक इकाई, जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है और ये हमारा तीसरा वीडियो है। यानी कि इससे पहले दो वीडियोस था, पार्ट 1 पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोशिका विभिन्न आकार के होते हैं। संसार में, इस प्रकृति में भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। हम लोगों ने एक कोशिक जीवों के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने बहुकोशिक जीवों के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक बहुकोशिक जीव में भी भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका काम भिन्न भिन्न होता है, आकार और आकृति भी अलग होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही ये चीज पढ़ा या जाना है कि किसी भी कोशिका का आकार या उसकी आकृति जो है उसके कार्य के अनुरूप होती है। यानी कि उसे जैसा कार्य करना पड़ता है, प्रकृति ने उसे उसी प्रकार का आकार और आकृति प्रदान किया है। यहाँ आज हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर के अंदर भी भिन्न भिन्न आकार और आकृति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं और वे सभी विशिष्ट कार्य करती है। यानी कि सबका कार्य एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। तो आइए देखते हैं। मैंने पहले से ही मानव शरीर की कुछ कोशिकाओं को यहाँ बोर्ड पर बना दिया है ताकि मैं समय बचा सकूं। आइए देखते हैं कि क्या क्या कोशिकाएं यहाँ है। जैसे चिकनी पेशी की कोशिकाएं या स्मूथ मसल सेल, रुधिर की कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स, ठीक है, अंडाणु यानी कि एग सेल या ओवम, अस्थि कोशिका यानी कि बोन सेल, शुक्राणु कोशिका वो छोटा सा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका 4 माइक्रोन का स्पर्म सेल, और ये है तंत्रिका कोशिका नर्व सेल, और ये है वसा कोशिका फैट सेल। इसके इन कोशिकाओं के अलावा भी और भी बहुत प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। सब कोशिकाओं को यहाँ बनाना संभव नहीं था, पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोशिकाएं, एक ही जीव के अंदर भिन्न भिन्न आकार और आकृति वाली कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती है, उसका आकार अलग है, आकृति अलग है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले चिकनी पेशी की कोशिकाएं, आप इसकी आकृति देखें, इसको तरकु रूप कहा जाता है, यानी कि स्पिंडल सेल, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पिंडल सेल। ये चिकनी पेशी की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो चिकनी पेशियों में पाई जाती है। और चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर के कुछ खास अंगों में चिकनी पेशियां होती है, क्योंकि इन पेशियों पर हम अपने इच्छा अनुसार इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे पेशियों को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक पेशी। ये हमारे इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता है। ये पेशियां कहाँ है, जैसे हमारे पाचन तंत्र में है, जो हमारे पाचन तंत्र का विभिन्न भाग है, जैसे ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ आपको चिकनी पेशियां मिल जाएंगी। जैसे हमारा मूत्राशय होता है, यानी कि जो यूरिनरी ब्लडर होता है, उसमें चिकनी पेशियां यानी कि स्मूथ मसल सेल आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर में पेशियां 3 प्रकार की होती है, चिकनी पेशी, रेखित पेशी और एक होता है हृदय पेशी। यानी कि हम लोग सीरियल इस तरह से बोले, रेखित पेशी, अरेखित पेशी। ये हमारा अरेखित पेशी है, चिकनी पेशी। ठीक है, रेखित पेशियां कहाँ पाई जाती है, ये हमारे शरीर के अस्थियों से जुड़ा हुआ, पूरे कंकाल से जुड़ा हुआ जो पेशी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेखित पेशी। वो बेलनाकार और लंबे आकार का होता है। ठीक है, लंबे बेलनाकार होता है। और ये पेशियां जो है ये ऐच्छिक इसलिए कहलाती है, ठीक है, क्योंकि ये इसे हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की को गति प्रदान करने वाली, बाहर से जो गति दिखाई देती है हमारे शरीर की, वो ऐच्छिक पेशियों के कारण ही है, जिसे मैंने यहाँ पर ड्राइंग तो नहीं बनाया, ये लंबा बेलनाकार होता है। दूसरी प्रकार की जो पेशी है वो है चिकनी पेशी या स्मूथ मसल, उसकी कोशिका को मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, और तीसरी जो पेशी है वो होता है हृदय पेशी, जो केवल हृदय में ही पाया जाता है और वो बहुत खास होता है, इन दोनों से अलग होता है। वो भी एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी ही है, क्योंकि हृदय की गति को हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देखिए रुधिर की कोशिकाएं, हम सब जानते हैं कि रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ आरबीसी बनाया है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यहाँ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है अंडाणु, यानी कि मानव मादा का जो अंडाणु होता है, एग सेल, जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, वो इसे यहाँ बनाया गया है। ये अस्थि कोशिका है, हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका, जिसको हम लोग बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास जो अस्थि और उपास्थि 2 तरह की संरचनाएं होती है। अस्थियों में जो कोशिकाएं होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और उपास्थि या कार्टिलेज में जो कोशिकाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, ये है शुक्राणु की कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ये है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। और ये है वसा कोशिका,
ठीक है। ये एक प्रकार का वसा वसीय ऊतक होता है हमारे शरीर में, ठीक स्किन के या त्वचा के ठीक नीचे वसा का एक परत होता है, जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं वसा कोशिका कहलाता है। अब देखिए इसकी आकृति को, ये बिल्कुल एक अंगूठी की तरह आपको नजर नजर आ रहा होगा। रिंग शेप्ड हम लोग उसको बोलते हैं, अंगूठी के आकार आकृति का ये है। इसका ऐसी आकृति क्यों हुआ है? क्योंकि इसका अधिकांश भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वसा से भरा होता है। ये वसा को स्टोर करता है, जमा करता है, जिसकी वजह से इसकी आकृति इस प्रकार का हो गया है। इसका केंद्रक कहीं मध्य में होना चाहिए था, लेकिन वसा जमा होने के कारण उसे एक तरफ धकेल दिया गया है, और इस वजह से ये अंगूठी की तरह ये संरचना दिख रहा है। ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि यहाँ वसा भरा होता है। तंत्रिका कोशिका का आकृति आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक पेड़ के समान लंबा संरचना है। ये काफी लंबे होते हैं, 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है। ये ऐसा क्यों है, इसकी आकृति इस प्रकार का क्यों है? क्योंकि इसका काम होता है आवेगों को संचारित करना। आवेग क्या होता है? जब हमारे शरीर के बाहर या अंदर वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उद्दीपन, तो उसके प्रति हमारा शरीर जो है प्रतिक्रिया देता है। कैसे प्रतिक्रिया देता है? तो वो उद्दीपन आवेग के रूप में तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है, और मस्तिष्क फिर उसी उन आवेगों को विश्लेषित करके पुनः दूसरे आवेग उत्पन्न करता है, जो हमारे शरीर की पेशियों में या हड्डियों में या अन्य कार्यकारी भागों में पहुंचता है, और फिर हमारा शरीर क्या होता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे जब बहुत वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बाहर का घट जाता है, तो हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, हम कांपने लगते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया कैसे करके आता है? ये सब तंत्रिकाओं के मदद से ही संभव हो पाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिकाओं को जैसा काम मिला है, उनकी आकृति बिल्कुल उसी प्रकार की है, उनका आकार बिल्कुल उसी प्रकार का है। तो कहीं ना कहीं कोशिका की आकृति और आकार उनके कार्यों के अनुरूप ही होता है। ठीक है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होता है, जो हम लोग पहले वीडियो में भी चर्चा किए हैं, कि किस प्रकार से एक जीव के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है, कार्यों का बंटवारा होता है। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है। ये सभी अपना अपना ऊतक बना करके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य शरीर के लिए करता है, ताकि शरीर को चलाए रखा जा सके, जीवित रखा जा सके। प्रत्येक कोशिकाएं क्रियाशील है, एक्टिव है, जीवित है, और जिसके वजह से संपूर्ण जीव जो है जीवित रह पाता है। उसमें सारे जो फंडामेंटल फंक्शंस होता है, यानी कि जो बेसिक उसका कार्य होता है, आधारभूत कार्य, वो संपन्न हो पाता है। एक जीव को जीवित रहने के लिए कौन से आधारभूत कार्य करने पड़ते हैं? जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ठीक है, गति है। ये सभी चीजें तभी संभव होता है जब ये कोशिकाएं मेहनत करती है। तो कहीं ना कहीं एक जीव में पाए जाने वाले सभी कार्य क्या है, उनके कोशिकाओं के मेहनत का ही फल होता है। ये कोशिकाएं अंदर मेहनत कर रही है, तभी मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित होकर बोल पा रहा हूँ। मेरे बोलने पर भी कहीं ना कहीं कोशिकाएं काम कर रही है। ठीक है। उनके मदद से ही ये बाहर आ रहा है, आवाज बाहर आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोशिकाएं किस प्रकार से एक जीव के, एक बहुकोशिक जीव के अंदर काम का बंटवारा उन लोगों में पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर जिसको हम लोग कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कहीं कहीं एक कोशिका अकेले ही एक जीव है, और उसमें वो सारे आधारभूत कार्य संपन्न होते हैं जो एक जीव के लिए जरूरी है, जैसे पोषण हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ठीक है, परिवहन। ये सभी चीजें एक कोशिका के अंदर अकेले भी होता है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है, ट्रिपेनोसोमा है, गियार्डिया है, क्लैमिडोमोनास है, ढेर सारे एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया है। ये सभी अकेले एक एक कोशिका है और एक अकेले जीव भी है। तो इनके अंदर भी वो सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि एक बहुकोशिक जीवों में होता है। तो फिर क्या इन कोशिकाओं के अंदर भी कार्यों का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है? सोचने में बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई ये तो केवल एक कोशिका है, इसके अंदर फिर काम का बंटवारा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक कोशिका के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इसके पार्ट 2 में, कि वो छोटी छोटी संरचनाएं जो है सब अलग अलग कार्य करती है कोशिका के लिए, और पूरे संपूर्ण कोशिका को जीवित रखती है, उसे चलाए रखती है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भाई एक कोशिका जो है उसकी संरचना क्या होती है, किस प्रकार एक कोशिका दिखता है, उसकी संरचना क्या होती है, कौन कौन से भाग उसमें पाए जाते हैं, और कैसे उसके अंदर भी कार्यों का बंटवारा होता है, और कैसे सारे कार्य संपन्न होते हैं।
तो यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2 सवालों के जवाब तो हम लोग आसानी से दे सकते हैं, और वो पहला सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में। और कैसे ये खोज संभव हो सका? उन्होंने कॉर्क कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? तो पेड़ के छाल के नीचे का अंश कॉर्क कहलाता है। उसका पतला सा छीलन लेकर अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने देखा कोशिकाओं को सबसे पहले। उन्हें कुछ कोष्ठक जैसा नजर आया और उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, दूसरा यहाँ जो महत्वपूर्ण एक सवाल है कि कोशिकाओं को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद ये जरूर स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक जीव का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए कोशिकाएं संरचनात्मक इकाई है। और प्रत्येक कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं, कार्य करती हैं, जीवित होती है और कार्य करते रहती है, इस वजह से वो क्रियात्मक इकाई भी है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो है संरचनात्मक इकाई भी है जीव की, और क्रियात्मक इकाई भी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका की संरचना कैसा है, कोशिका दिखता कैसा है। कोशिका चाहे किसी भी जीव के शरीर के अंदर की कोशिका हो, प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ बातें बिल्कुल समान होती हैं, कुछ आधारभूत संरचनाएं कोशिकाओं में समान होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे हेडिंग कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, ठीक है, यानी कि सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। अगर मैं एक कोशिका इस प्रकार से बना दूं, ठीक है, बिल्कुल एक साधारण तरीके से मैं यहाँ पर एक कोशिका की संरचना बना देता हूं, ताकि हम लोग इस बात को समझ सके कि कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं। हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक कोशिका में 3 खास गुण होते हैं। ठीक है, और वो खास गुण क्या है? जैसे ये है प्लाज्मा झिल्ली, ये है कोशिका द्रव या कोशिका द्रव्य, और ये तीसरा जो है वो है केंद्र। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य, इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और तीसरा है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका में ये 3 गुण अवश्य पाया जाता है, वो है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। ठीक है, ये 3 संरचनाएं, ये अति महत्वपूर्ण 3 संरचनाएं हैं। क्यों इसे हम अति महत्वपूर्ण कह रहे हैं? क्योंकि एक कोशिका के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो इन 3 जगह में ही होता है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। हम लोग इसे कहते हैं 3 प्रमुख कार्यस्थल। कोशिका के अंदर 3 प्रमुख कार्यस्थल कौन कौन सा है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, केंद्र या न्यूक्लियस। ठीक है, इसके आगे हम लोग एक एक करके इन तीनों प्रमुख भागों को जरूर देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्र क्या होता है, और हमारा पहला रहेगा प्लाज्मा झिल्ली। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने जो कुछ बताया आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन भागों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, उसके संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।